Okay, good evening everyone. Hope you guys are doing well. Let's begin with our new topic, technical and institutional reforms in agriculture. Due to some technical issues, I'm not able to live it right now, and that's why I'm just recording this lecture and post it on the YouTube. I hope you guys are understand the technical issues and watch this video later. Thank you very much. Let's begin. Earlier farming was carried out by simple and ordinary farm implemented like a sickle, spade, hoe, drill, plow, bullock cart है ना। तो कहते हैं कि भाई जो अर्लियर फार्मर्स थे वो लोग क्या यूज़ करते हैं, सीकल है ना। जो हमारा देसी जो थिंग्स थी, दैट देसी थिंग्स वर यूज बाय द अर्लियर फार्मर्स। नाउ मॉडर्न इम्प्लीमेंट हैव एंटर्ड, और आज के ज़माने में हमारे पास बहुत मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स है, लाइक ट्रैक्टर है, ट्रेलर है, रोटावेटर्स है, एंड दिस आर beside this we also have a harvesters machines that used to wheat harvesting and many other things. There is an increasing in the uses of a chemical fertilizer, hybrid seeds, Bt seeds, insecticides, drip irrigation, greenhouses and etc. So what they say is, right now we are also using different type of chemical fertilizers also. We have a hybrid seeds, Bt seeds, insecticides, chemical insecticides. These insecticides are used by the today's farmer. So what's the technical reforms? If we learn this thing in the depth, then go with the changes which have taken place in seeds, fertilizer, farm implementation. तो कहते हैं कि भाई जो भी चेंजेस हो रहे हैं सीड्स के अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर, फार्म इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स कहते हैं. द फार्मर हु अर्लियर यूज लेदर बकेट एंड वाटर वेज नाउ यूज अ सबमर्सिबल पंप, है ना. तो पहले के जो फार्मर्स थे देवर यूजिंग लेदर बकेट्स, मतलब जो चमड़े की बकेट आती थी, और वाटर व्हील्स यूज़ करते थे. अब उसी जगह पर आज हमारे पास क्या है, सबमर्सिबल पंप आ चुके हैं. ठीक है, बटन चालू किया, पानी निकल गया, फ्लो करो. ठीक है, मोनोब्लॉक पंप यूज़ करते हैं, सोलार पंप यूज़ कर रहे, डीप ड्रिप इरिगेशन करें, स्प्रिंकल्स मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा ऐसे यहाँ पर नल होता है, और जब ये नल चालू करते तो उसके अंदर से पानी ऐसे स्प्रिंकल होता है ना, जैसे शावर टब भी कहते हैं. उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर लाइक डी अमोनिया फॉस्फेट, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, पोटाश एंड यूरिया, अदर बायो फर्टिलाइजर, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, बायोटेक सीड्स आर यूज. तो हमारे पास टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर हम लोग अलग अलग तरह की केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कि डी अमोनिया फॉस्फेट, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, पोटाश, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे. फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड थ्रू द रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, डीडी किसान चैनल, है ना. और जो फार्मर्स है, फार्मर्स को कंटिन्यू क्या किया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है. कैसे गाइडेंस दिया जाता है उनको, कि जो अलग अलग हमारे पास मीडियम है, कौन से मीडियम है, रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर्स हैं, इन सारे मीडियम्स के थ्रू हमें फार्मर्स को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग तरह के गाइडेंस यूज़ करते हैं. उसके अलावा वी हैव उनका टोल फ्री नंबर, वी ऑल्सो हैव गवर्नमेंट फार्म वेब पोर्टल्स, iChedude, mobile app like Agri Market. These all are things included in technical reforms. New agriculture researches and a new technique are conveyed to the farmer in the villages by the ग्राम सेवक. और हर एक रूरल एरिया के अंदर एक ग्राम सेवक होता है जो क्या करता है कि जो भी नए रिसर्च या जो भी नए टेक्निक्स आते हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड करता है. फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर इज एस्टैब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वेर इन फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग. तो फार्मर के जो भी ट्रेनिंग सेंटर अब तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई हो चुके हैं. उसके बाद उसकी जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो गाइडेंस है वो भी प्रोवाइड की जाती है. तो एग्रीकल्चर फेयर्स इन गुजरात, तो गुजरात के अंदर अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर फेयर्स होते हैं, और उस एग्रीकल्चर फेयर के थ्रू हम लोग उनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हमारे पास आज अवेलेबल है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस बहुत सारी अवेलेबल है, हर एक स्टेट के अंदर है. अलग अलग यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, जैसे कि दांतीवाड़ा के अंदर है, जूनागढ़ के अंदर है, आणंद है, नवसारी है. तो इन सारे लोकेशंस पर हमने क्या स्टार्ट कर दिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टार्ट की. अब ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में क्या सिखाया जाता है, हाउ यू कैन डू फार्मिंग, ये यहाँ पर सिखाया जाता है. और फार्मिंग के अंदर जो भी अलग अलग तरह की मेथड्स हैं, ठीक है, कौन से लोकेशन पर कैसी फार्मिंग होती है, अब उस फार्मिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है,
ज़मीन कैसी होनी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो, कौन से प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या सॉल्यूशन मिल सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर मिल सकती है। बिसाइड इज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है ना, ICAR नाम की एक हमारे पास काउंसिल है, एक इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं उसको। प्लस हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी है। तो ये दोनों भी क्या है, एक तरह के बहुत एक्टिव है नेशनल लेवल, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर, इंडिया लेवल पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब उसी के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। याद करो, टेक्निकल रिफॉर्म्स का मतलब जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमने चेंज की थी उसे हम लोग टेक्निकल रिफॉर्म्स कहेंगे, जबकि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे कि जो लैंड ऑनरशिप, क्रॉप सब्सिडी, सेल ऑफ फार्म, ये जो सारी चीज़ें उसे हम लोग कहेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहेंगे। अब भाई लैंड ऑनरशिप के बारे में, क्रॉप सब्सिडी के बारे में, हम लोग फार्म के अंदर जो प्रोड्यूस होता है उसे कैसे सेल करें, तो ये जो सारी बातें हैं हर एक वक्त पे, थोड़े थोड़े वक्त पे क्या होता है, लैंड ऑनरशिप के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो चेंज होते रहते हैं, ताकि जो फार्मर को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वो सारी बातें हमें इसमें कनेक्ट करनी है। गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड लैंडलॉर्डशिप है ना, तो लैंडलॉर्डलिज्म हमने क्या कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया है ना, अब कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। एंड स्टॉप द एक्सप्लोटेशन ऑफ अ फार्मर, और एक्सप्लोटेशन, फार्मर का जो एक्सप्लोटेशन उसे हमने क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। इस लॉ के थ्रू लैंड टू द टीलर है ना, लैंड टू द टीलर मतलब लैंड टेंडेंसी एक्ट के थ्रू क्या किया है, जो टीलर है उसी की लैंड है। द लैंड टीलर हैव बीन गिवन द राइट टू बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड, मतलब लैंड टीलर जो है वही अब उनकी ज़मीन का उनका हक रहेगा। ठीक है, द डेस्परेसी अमॉन्ग द लैंड ऑनर हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द लैंड सीलिंग एक्ट। प्लस क्या है, ये डेस्परेसी जो अमॉन्ग द लैंड ऑनर, the disparity among the landowners has been removed from by the land ceiling act। तो लैंड सीलिंग एक्ट के थ्रू जो भी डिस्पैरिटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है लैंड ऑनर्स के बीच में, वो सारे क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए। ठीक है, प्लस फार्मर आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल जो भी हमारे वो है क्या कहते हैं उसको, फार्मर्स है, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है। उनको क्या प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है, और सब्सिडी भी उनको प्रोवाइड की जाती है बाय द सब्सिडी है ना। किसान क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके या नेशनलाइज कोऑपरेटिव बैंक का यूज़ करके उनको क्या प्रोवाइड की जाती है, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है। फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। अब फार्मर्स को क्या प्रोवाइड किया जाता है, एक फुल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है कि कल उठ के अगर कुछ भी हो जाता है उनके क्रॉप के साथ, जैसे कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, तो उस नेचुरल कैलामिटीज़ में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि भाई गवर्नमेंट जो है कौन से अंदर के प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर उनको क्या मिलेगा, फुल इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब उन्होंने जितना भी एक्सपेंस किया है वो सारा एक्सपेंस उनको इस इंश्योरेंस के थ्रू कवर हो जाएगा। व्हेन द फार्मर क्रॉप फेल ड्यू टू ड्रॉट और थ्रू एक्सेसिव रेन, मतलब अगर या तो सूखा पड़ गया, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और उसकी वजह से उनका क्रॉप है वो फेल हो जाता है ना, तो उसी के लिए हमें फाइनेंशियल हेल्प भी गवर्नमेंट देती है उनको। प्रोवाइडिंग ए लीगल सपोर्ट, अगर कुछ उनको प्रॉब्लम हो जाता तो लीगल सपोर्ट देती है, उनके लिए ऑक्शन प्रोसेस करती है ताकि उनका जो फार्म का जो प्रोड्यूस है वो वर्ल्ड वाइड में उनको वाइड स्प्रेड कर सकें। प्लस उनको अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, मान के मार्केट एसोसिएशंस भी है, उनके कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस भी है, प्लस कोल्ड स्टोरेज भी उनको है। उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, कम्युनिकेशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो और प्लस मोस्ट उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी उनको बेनिफिट मिलता है। अब ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारी बातें याद करती है, तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड ग्रोनर्स फेडरेशन, और तीसरा जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB।
तो ये जो 3 इंस्टीट्यूशन ऐसी है जो फार्मर्स को इन सारी बातों के अंदर हेल्पफुल रहती है। चलो उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरी क्रांति जिसे कहते हैं हम लोग, है ना। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, 1960 से लेके बात हुआ था, है ना। अब हमारे पास ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, आई थिंक एक ही टॉपिक बाकी है, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एक जो टॉपिक है हमारे पास वो है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। अब ये जो वाला टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जामिनेशन के अंदर। इसी के अंदर सीधा 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये क्वेश्चन को प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो 2 क्वेश्चन है, एक तो इससे पहले वाला हमने देखा टेक्निकल रिफॉर्म्स, दूसरा हमने देखा इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, उसके बाद हमने देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ये जो 4th है हमारे पास वो है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या, तो कि जब 1960 का टाइम था ये ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर एक्टिव हुआ था। बिफोर दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री। भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने का रीज़न ये था क्योंकि 1960 से पहले हमारी कंट्री में ऐसी हालत थी कि हमारी कंट्री के अंदर शॉर्टेज थी खाने की। हम एक एग्रीग्रेन कंट्री है ना, उसके बावजूद हमें फूड को क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। ग्रेन्स हमें इंपोर्ट करना पड़ता था अदर कंट्रीज से। द कंट्री वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द सच डिपेंडेंट कंडीशन, और उसमें क्या था भाई, हम लोग डिपेंडेंट थे, वहाँ से फूड आएगा तो हमें फूड मिलेगा, ऐसी कंडीशन थी हमारे पास। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स। भाई क्यों हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीमेंट मिला, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीमेंट मिलने का रीज़न ये था कि हमारे जो सीड्स थे वो हमने बहुत इम्प्रूव किए थे। हमने केमिकल फर्टिलाइज़र अलग तरह के बनाए, हमने इंटेंस एफर्ट्स किए फार्मर्स के साथ, हमने पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया, हमने हमारी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया, इरिगेशन की फैसिलिटी। तो ये जो सारी बातें हमने इम्प्रूव की उसे हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। मतलब फार्मिंग के रिलेटेड जो भी हमने स्टेप्स लिए कि भाई हमें फार्मिंग बहुत अच्छी करनी है, और उस फार्मिंग को भी हमें यील्ड जो है हमारी बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, ताकि हमारी कंट्री में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फूड के रिलेटेड ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने यूज़ किया था। चलो उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जो इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सीधी बात है भाई, ग्रीन है, हरे के साथ है, खेती के साथ जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली हम उसके क्या कहेंगे कि भाई हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमें इंक्रीज करना है, डेट्स व्हाई वी यूज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन। फार्मर वर एनकरेज टू यूज़ अ केमिकल फर्टिलाइजर, तो तब फार्मर्स को एनकरेज किया जाता है भाई केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करो, केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ करो, ताकि आप फटाफट अपने जो क्रॉप है उसको ग्रो कर पाओ। दिस लीड टू अ टारगेट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और इसी ने हमें टारगेट दिया कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो। देयर हैज़ बीन रिकॉर्ड प्रोडक्ट ऑफ अ व्हीट एंड अ पैडी ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हमने बहुत ज़्यादा व्हीट और बहुत ज़्यादा पैडी हमने क्या किया, हमने ग्रो किया। Where there was a scarcity of a food grain in the country, today there is a sufficient storage of the food grain. एक वक्त ऐसा था कि हमारे पास स्कैरसिटी थी, हमारे पास इतना कंटेंट नहीं था ग्रेन्स का, लेकिन नाउ वी हैव अ सफिशिएंट स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन। Once drought was a hazard of a regular interval in India, its adverse effects are not seen after the green revolution. तो एक बार भी अगर ड्रॉट आता है, मतलब सूखा पड़ जाता है, तो अब हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं है कि भाई हमारे पास खाना क्या है, खुट जाए, ठीक है, कम रहे। अब मान लो कभी लॉकडाउन का 2-2.5 साल का टाइमिंग ऐसा था कि उस वक्त जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम था, ठीक है, वो सारा बंद हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था, प्रोडक्शन बंद हो गया था, तो बहुत सारी ऐसा था कि फिर भी
इतने सारे, हमने 1 साल तक लॉकडाउन के अंदर हम लोग रहे, 1.5 साल तक लॉकडाउन के अंदर रहे हम लोग। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हमने कभी ऐसा नहीं मिला है कि भाई हमें खाना नहीं खाया हो। ठीक है, हमें फूड भी प्रॉपर मिल रहा था, ग्रेन्स भी प्रॉपर मिल रहे थे, व्हीट भी मिल रहा था, सेरेल्स भी मिल रहे थे, वेजिटेबल भी मिल रहा था, और प्लस हमारे पास हर तरह के फ्रूट्स भी अवेलेबल थे। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन नहीं है कि हमारी कंट्री के अंदर शॉर्टेज हो फूड की, और इसका श्रेय, इसका क्रेडिट किसको जाएगा? ग्रीन रिवॉल्यूशन को जाएगा। ठीक है, चलो अब रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। याद रखना, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक के रिलेटेड इंडियन इकोनॉमी पर क्या इफ़ेक्ट हो रही है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हमने प्राइवेटाइजेशन के अंदर है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर है, लिबरलाइजेशन के अंदर है, टेररिज्म के अंदर है, ठीक है, नक्सलिज्म के अंदर है, ये एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये सारे प्रॉब्लम है, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर डायरेक्ट आपको एडवर्स इफेक्ट बताना पड़ेगा कि भाई इन सारी चीज़ों का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब कभी कभी पॉइंट ऐसे होते हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ उसके जो इफ़ेक्ट है वो किसके साथ भी पड़ते हैं, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के बाद हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, और ये हमारे आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। हम सबको पता है इंडिया का जो सबसे मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर। द प्रेशर विच इंडिया हैड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाउ रिड्यूस समवॉट। और इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी कंडीशन ये थी बेटा कि वहाँ पर हमारे पास एक तो खाने की शॉर्टेज थी, हमारे पास लैंड थी, हमारे पास टेक्निकल रिफॉर्म्स नहीं थे, हमारे पास प्रॉपर सीड्स नहीं थे, हमारे पास प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स नहीं थे, फर्टिलाइजर्स नहीं थे। अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट हो चुकी है, और हम बहुत कम, अब हम लोगों को प्रॉब्लम, मतलब हम लोग कह सकते ना के बराबर अब हमें एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स है। लेकिन फिर भी इट स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन इंडिया, है ना। फिर भी इंडिया के अंदर इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को मिलता है। मतलब अगर हमारे कंट्री की अगर हम लोग बात करें कि 140 करोड़ अभी लोग हैं, ठीक है, 140 करोड़ अभी लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो हम लोग इतना कह सकते हैं 70 करोड़ जो लोग हैं वो 70 करोड़ लोग किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो भाई एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर होल्ड अबाउट 17% ऑफ द टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब जीडीपी का 17% कौन कवर करता है? सिर्फ एग्रीकल्चर। याद बोलो, देखो कितना बड़ा उसका रेशियो है, 17% का रेशियो है उसका। 17% तो सिर्फ हमारा जीडीपी का 17% किसके पास है? एग्रीकल्चर के पास है। ठीक है, पैडी, व्हीट, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, शुगर कैन, टोबैको, पोटैटो, ये हमारे मेजर एग्रीकल्चर्स हैं। ठीक है, ये हम लोग मच फॉरेन एक्सचेंज इज अर्न फ्रॉम देयर एक्सपोर्ट। तो हम क्या करते हैं, एक्सचेंज के अंदर यूज़ करते, इसको एक्सपोर्ट करेंगे और फॉरेन से कुछ हम लोग और मंगवाते हैं। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और इंडिया देखो भाई सेकंड ये है, तो याद करो फर्स्ट क्या होगा, है ना। कमेंट में बता दो अगर इंडिया सेकंड पर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में तो फर्स्ट कौन है। ठीक है, आपको कमेंट में ये चीज़ बतानी है मुझे। इंडस्ट्रीज लाइक अ कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ऑयल एज वेल एज द इंडस्ट्रीज रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग, है ना। फूड प्रोसेसिंग के भी बिजनेस आज हमारे पास अवेलेबल है। दे आर रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ओनली, है ना। तो इन सब के प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? एग्रीकल्चर के, हमें यहाँ से ही मिलते हैं। एग्रीकल्चर प्रोवाइड अ फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया। और एग्रीकल्चर नहीं है तो सोचो हमारी इंडिया की हालत क्या होगी। खेती नहीं हो रही किसी तरह की फार्मिंग नहीं हो रही है, कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर रहा है ना, कोई खेती पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो भाई साहब ये होगा कि जो खाना है तब तक चलेगा, वरना फिर आराम हम सबका। ठीक है, चलो। Indian country is not consistent in the world agriculture market because of irregular, uncertain rain, inadequate facility of irrigation। लेकिन फिर भी इतना सब करने के बाद भी इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंसिस्टेंट नहीं है वर्ल्ड एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास इरेगुलर, अनसर्टेन रेन है और हमारे पास इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ है इरिगेशंस की। मतलब हमारे पास फैसिलिटी की प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास रेन इरेगुलर हो रहा है, हमारे पास चाहिए उतना रेन अभी भी नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से हम ग्लोबल मार्केट के अंदर
अभी भी हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा टॉपिक आज तक का। चैप्टर नंबर 10 मैंने यहाँ पर पूरा कंक्लूड कर दिया। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट्स नॉट सो मच इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू अवर एग्जामिनेशन, एंड लेट्स सम अप दिस चैप्टर हियर। आई होप यू गॉट the very best knowledge from this chapter and you got the very best under concept from this chapter. Okay, then tata, bye bye, good night all of you. कल फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।